नमस्कार, ज्ञानस्तु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा और हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में देखा था शून्यकाल को समझा था। संसद की जो एक कार्य दिवस होता है, संसद जो कार्य करती है एक दिन में, जो 11 बजे से सामान्यतः बैठक लगती है, उसको हमने देखा था। तो हमने देखा था उसमें कि 11 बजे से बैठक लगती है, उसमें पहला प्रश्नकाल होता है लोकसभा में, और राज्यसभा में क्या होता है, पहला होता था शून्यकाल। ये हमने सब समझ लिया था, लेकिन हम लोग लोकसभा से ज़्यादा हिसाब से पढ़ रहे हैं इस टाइम। तो लोकसभा में पहला प्रश्नकाल पहला घंटा होता है, उसके बाद में शून्यकाल, वो हमने विस्तार से देख लिया था। थोड़ी थोड़ी वीडियोज़ लंबी हो गई है वो, तो आप उसको थोड़ा मेंटेन करिए क्योंकि उसमें ठीक से सारी चीज़ें समझाई गई हैं कि उसके बाद आपको फिर शायद ज़रूरत ना पड़े कहीं से और पढ़ने की किसी भी चीज़ से। बाकी 2-3 मिनट 5 मिनट में भी वीडियो बन जाती है इन सब की, लेकिन वो मेरा उसमें उतना मुझे अच्छा लगता नहीं है कि एक विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। सो हमने देखो क्या देखा था कि अगर हम एक लाइन बनाए फिर से वही वाली, और हम लोग ये किस में पढ़ रहे हैं, संसद के कामकाज। ठीक है, तो संसद के कामकाज में अभी आएंगे प्रस्ताव भी वगैरह, ठीक है, वो भी हम समझेंगे, विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों को समझेंगे। और उससे पहले हमने देखा था कि इसमें देखा था कि जो कार्य दिवस को हमने समय विभाजन करा था कार्य दिवस में। तो अगर एक लाइन अगर खींचेंगे तो हमने ऐसे देखा था कि 11 बजे से लेके 12 बजे तक का पहला घंटा वो था प्रश्नकाल का था। ठीक है, शायद आप लोगों को यहाँ का ये दिख रहा होगा एंगल, ठीक, ऊपर प्रश्नकाल में लिखा है। फिर 12 बजे से, ठीक, 12 बजे से फिर 1 बजे तक का जो था वो शून्यकाल का। ये दोनों हम पढ़ चुके हैं, प्रश्नकाल और शून्यकाल। ठीक, हालांकि ये बस थोड़ा सा मुझसे ये चीज़ सराहना भी मिली है और शिकायत भी मिली है कि एक दो बच्चों की, मतलब कि उन्होंने कहा थोड़ा लंबी वीडियो होगी प्रश्नकाल की, लेकिन जब देखा फिर उनको अच्छा लगा कि हाँ ठीक से विस्तार से समझाया गया प्रश्नकाल को, एक्चुअल में जैसा समझना चाहिए प्रश्नकाल को वैसे ही समझाया गया। तो इसलिए फिर मुझे लगता है कि ऐसे ही चलेंगे हम लोग। तो प्रश्नकाल को हमने देखा, शून्यकाल को देखा, फिर इसके बाद में 12 बजे से 1 बजे तक चलता है, 1 बजे से 2 बजे तक का फिर भोजन अवकाश रखते हैं सामान्यतः, ये हम बात कर चुके हैं। ठीक है, भोजन के लिए होता है। उसके बाद में 2 बजे से 6 बजे तक लोकसभा का टाइम रहता है, और ये कोई फिक्स नहीं है, आगे भी बढ़ जाता है, और कई कई बार रात में ही, मध्य रात्रि में भी संसद की बैठक हुई है। ठीक है, सदन बुलाए गए हैं, तो और ये भोजन अवकाश को भी कई बार स्किप कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन जो सामान्यतः विभाजन है समय का वो यही है कि 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल, 12 बजे से 1 बजे तक शून्यकाल, शून्यकाल के बाद भोजन अवकाश, और 2 बजे से 6 बजे तक चर्चाएं होनी, प्रस्ताव पारित होनी, जो विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव वगैरह पढ़ेंगे हम, वो सब यहाँ पे होंगे, यहाँ वोटिंग वगैरह होगी, सब यहाँ वोटिंग होगी, विधेयक कानून वगैरह यहाँ बनेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए। ठीक है, और फिर हमें यहाँ पहुँचना है, लेकिन यहाँ से पहुँचने से पहले एक लास्ट का एक पोर्शन समझ लेते हैं। लास्ट में जैसे यहाँ पर ये 6 बजे से पहले ना 5:30 बजेंगे। ठीक है, वो तो बजेंगे ही, तो 5:30 बजेंगे, 5:30 से 6 बजे तक को जो आधा घंटा है ये, तो एक टॉपिक आ जाता है बीच में, आधे घंटे की चर्चा। ठीक है, ये तो ये हम आधे घंटे की चर्चा समझ लेंगे आज। हालांकि ये 5:30 से 6:30 लोकसभा के लिए बात है। राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा की टाइमिंग कितनी है आपको पता ही है, 5 बजे तक राज्यसभा की टाइमिंग ऐसे सामान्यता है, तो 5 से 5:30 तक की उसमें हो जाती है राज्यसभा में। तो जो यहाँ पे लोकसभा में आपको 5:30 से 6 बजे तक मिलेगा शाम के, वो राज्यसभा में कितना मिलेगा, 5 बजे से 5:30 बजे तक। ठीक है, तो ये आधे घंटे की चर्चा। एक टॉपिक निकल जाता है कि अल्पकालीन चर्चा बोलते हैं जिसे। ठीक है, इसी को 2 घंटे की चर्चा बोल लेते हैं। तो एक तो क्या हो गया, आधे घंटे की चर्चा, ठीक है, और एक क्या हो गया, 2 घंटे की चर्चा। ये ध्यान रखना, अब इन दोनों में अंतर और थोड़ा समझेंगे। और एक टॉपिक फिर निकल के बच जाएगा संसद से रिलेटेड, त्रिशंकु संसद, ये और हम समझ लेते हैं ये क्या होता है। छोटा टॉपिक है, फिर इसको कभी और कहाँ पे अलग से एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे, तो 5 मिनट की वीडियो अच्छी नहीं लगेगी तो समझ लेंगे, या देखेंगे आगे बढ़ जाएंगे, लंबा लगेगा तो ये हो गया। तो आधे घंटे की चर्चा और अल्पकालीन चर्चा, तो ये चीज़ है। अब हम इसको समझते हैं है क्या। तो आधे घंटे की चर्चा में देखो क्या है, तो प्रश्नकाल में जो उत्पन्न जो मुद्दे होते हैं, या प्रश्नकाल से उत्पन्न भी कह सकते हैं हम, प्रश्नकाल में बहुत सारी चर्चाएं होती है, आपको पता है। प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं मंत्रियों से, जिनके मंत्री मौखिक उत्तर देते हैं, लिखित भी उत्तर देते हैं, वो आप सबको पता होगा पहले से भी। और अगर आपने पीछे की वीडियोस देख ली हैं तो अभी आपको पता चलेगा कि तारांकित प्रश्न होते हैं, अतारांकित प्रश्न होते हैं, अल्प सूचना के प्रश्न होते हैं, और गैर सदस्यों से पूछे जाने प्रश्न होते हैं। सिर्फ 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं, लेकिन फिर उसमें अलग अलग उत्तर दिए जाते हैं मंत्री के द्वारा। तो जो उत्तर दिए जाते हैं, या फिर कुछ प्रश्न और आते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से, तो कोई मुद्दा उसमें से उभर के आ गया जिस पर चर्चा होने की लाजमी बनता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, कोई मुद्दा बन गया, तो उससे प्रश्नकाल से जो मुद्दे उत्पन्न होते हैं उन पर जो चर्चा होती है
वो सामान्यतः आधे घंटे की चर्चा में ऐसे रख लेंगे, आधे घंटे में फिर इस पर चर्चा कर लेंगे। और वो सबसे लास्ट में जब सदन जाने वाला होगा या फिर जो बैठक समाप्त होने वाली होगी, दूसरी बैठक भोजन अवकाश के बाद वाली, तो जब स्थगन होने वाला होगा तो स्थगन से पहले पहले आधे घंटे में चर्चा कर लेंगे जो प्रश्नकाल में मुद्दे, यानी कि जो मुद्दा यहाँ उठा था, यहाँ पर उत्तर तो दे दिया मंत्री ने, लेकिन मुद्दा यहाँ पर उठ गया, लगा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो वो बाद में यहाँ पर चर्चा हो जाती है लास्ट में जाके। तो उसे बोलते हैं आधे घंटे की चर्चा। 5:30 से 6 बजे तक ये लोकसभा में समय है, सामान्यतः ऐसा ही समय रखा जाता है। बाकी आगे पीछे अध्यक्ष अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कहीं संविधान में ऐसे फिक्स नहीं लिखा हुआ है। और राज्यसभा में क्या है, 5 बजे तक की वहाँ पे कार्यवाही है, तो 5 बजे से 5:30 बजे तक आगे बढ़ा लेते हैं। और ठीक है, ये चीज़ समझते रहना आपको, थोड़ा बहुत राज्यसभा को भी हम साथ में लेते चल रहे हैं। तो प्रश्नकाल में उत्पन्न मुद्दों पर चर्चा होती है। अब जो भी मुद्दा उत्पन्न हो जाए, चाहे गरीबी का, किसी प्रकार का कोई मुद्दा उत्पन्न हो जाए, हालांकि लोक महत्व का ज़्यादा बताया रखता है बात में, तो गरीबी तो मुद्दे पर चर्चा होती रहती है। कोई विशेष मुद्दा उत्पन्न होकर आ जाए तब की बात है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब हम प्रस्ताव देखेंगे, काम रोको प्रस्ताव देखेंगे, तो उसमें देखेंगे किस प्रकार का मुद्दा वहाँ पर उठाया जाता है पूरे संसद की कार्रवाई के काम को रोक के, तो वो चीज़ भी हम समझेंगे। तो प्रश्नकाल में जो उत्पन्न मुद्दे होते हैं वो उठाए जाएंगे यहाँ पर। अंतिम आधा घंटा, ये तो आपको पता चल गया, ये 5:30 से 6 बजे तक की, फिर शाम की बात हो रही है, ठीक है, तो शाम के 5:30 से 6 बजे तक की बात है। फिर ये चीज़ ध्यान रखो, हमने बात करी थी कि प्रश्नकाल में जो होती है वो सामान्यतः सोमवार से शुक्रवार से चलता रहता है, ठीक है, शुक्रवार तक, ठीक। तो लेकिन इस पर जो आधे घंटे की चर्चा होनी है तो हर दिन नहीं होगी, हर दिन में आधे घंटे में एंड में नहीं होगी। सोमवार वाले दिन, ठीक है, बुधवार वाले दिन और शुक्रवार वाले दिन, यानी एक एक दिन छोड़ के, सोमवार मंगल छोड़ दिया, ठीक है, बुधवार बृहस्पतिवार छोड़ दिया, शुक्रवार, तो सोमवार बुधवार शुक्रवार, ये इन 3 दिनों में ये जो लास्ट के 5:30 से 6 बजे का टाइम है उनमें चर्चा होगी। ये बात समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक। फिर क्या है, विषय पर्याप्त लोक महत्व का ये ध्यान रखना। लोक महत्व का मतलब क्या है, वही ऐसा मुद्दा हो जो पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला मुद्दा हो, वही मुद्दा इसमें उठेगा। ऐसा नहीं कोई भी प्रश्नकाल की हर बात पे आप आधे घंटे चर्चा रख लो, हर सोमवार का आधा घंटा आप ले लो, हर बुधवार का आधा घंटा ले लो और हर शुक्रवार का, ऐसे नहीं। कोई जो लोक महत्व के मुद्दे होने चाहिए, उन्हीं मुद्दों पे वो भी आधे घंटे की चर्चा, और आधे घंटे की चर्चा क्या हो पाएगी, है ना। तो इसलिए अभी समझते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा हो तो वो आधे घंटे में एक तो मुद्दा ठीक से डिस्कस हो जाए कम से एटलीस्ट, तो इंपॉर्टेंट ही हो तभी वो आधे घंटे का मतलब आप समझ ही होगा। तो आधे घंटे का मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा ही हो, तो इसलिए इससे इसकी महत्वपूर्ण कि आप जो भी परख है वो समझ पाएंगे कितना महत्वपूर्ण है वो टॉपिक। ये हो गया आधे घंटे की चर्चा, समझ में आ गया होगा। अब हम समझ लेते हैं अल्पकालीन चर्चा किसे बोलते हैं, ठीक है। इसे बोलेंगे हाफ एन आवर डिस्कशन, और इसको क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट नोटिस या फिर शॉर्ट पीरियड भी बोल सकते हैं डिस्कशन, और या फिर 2 घंटे की चर्चा है ये, ठीक, 2 आवर्स डिस्कशन। 2 घंटे की चर्चा ही बोलेंगे, यानी कि आधे घंटे की चर्चा और 2 घंटे की चर्चा दोनों में से कोई भी आ जाए तो आप 2 घंटे की चर्चा भी समझेंगे कि ये भी कोई है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है 2 घंटे की चर्चा में, इसमें अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे उठाए जाते हैं। अविलंबनीय का मतलब बहुत अर्जेंट, तो बहुत ही अर्जेंट है, जल्दी जल्दी अर्जेंट ही है वो। अब अर्जेंट है तो इसमें ध्यान रखना है कि भाई ये जैसी अर्जेंट वाली बात आती है तो आपको थोड़ा कम समय पहले भी नोटिस दे दोगे तब भी आप चल जाएगा, जो सामान्यतः और प्रश्नों के लिए आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा तभी वो मुद्दे उठाए जा सकते हैं। लेकिन अल्पकालीन वालों में आपको पता ही थोड़ा कम समय में थोड़ा जल्दी उसकी डिस्कशन हो जाता है, तो इसलिए महासचिव जो होते हैं लोकसभा के उनको आपको सूचना देनी पड़ेगी। और फिर पीठासीन जो भी उस टाइम बैठे होंगे, तो पीठासीन की हमने बात करी, पीठासीन का मतलब क्या होता है, जो कुर्सी पे बैठते हैं। हालांकि वैसे तो अध्यक्ष बैठेंगे, लेकिन आपको पता है कि अध्यक्ष कई बार उठ गए तो उसके बाद उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष इस टाइम पद चल नहीं रहा है। उपाध्यक्ष के बाद उनके बाद में जो पैनल बना हुआ है, तो पैनल में से जो भी बैठेगा, जिसमें हमने बात करी थी जगदम्बिका पाल भी हैं और हमने देखा था संध्या राय भी हैं, ऐसे करके सांसद हैं, उनके नाम हैं पैनल में पड़े हुए, तो वो लोग आके बैठते हैं। तो जो भी उस टाइम पीठासीन अधिकारी बैठा होगा वो सहमति देगा, तब वो अल्पकालीन चर्चा बन जाएगी, ठीक है। और उस पर जो BAC है, BAC का मतलब क्या है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, हिंदी में से क्या बोलेंगे, कार्य मंत्रणा समिति। ये संसद की समितियां हैं जिनमें से एक ये महत्वपूर्ण समिति है कार्य मंत्रणा समिति, जो संसद के पूरे कार्य को निर्धारित करती है, कैसे कार्य वगैरह चलेगा। हम संसद की समिति भी पढ़ेंगे अभी, तो संसद की वास्तविका समिति, संयुक्त समिति, JPC ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, वो भी पढ़ेंगे। ऐसे जो JPC कुछ टाइम जो वक्फ वाला कानून भेज दिया गया था तो वो न्यूज़ में आगे थी ज़्यादा, तो हम ये सब पढ़ेंगे भी, संसदीय समिति भी। तो उसमें ये एक समिति है BAC, बोले तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, यानी कि कार्य मंत्रणा समिति, ठीक है, इसको लिख लेना आप लोग। तो BAC की सिफारिश पर फिर, क्योंकि यही पूरा कार्य निर्धारित करेगी, तो BAC जब सिफारिश करेगी कि हाँ ये चर्चा ले लो, ठीक है, अल्पकालीन चर्चा, ये मुद्दा उठा लो, अर्जेंट मुद्दा है, तो उसके बाद सप्ताह में, यानी कि पूरे सप्ताह में 2 दिन चर्चा होगी, ये ध्यान रखना इसमें, सिर्फ 2 दिन।
सप्ताह में 2 दिन चर्चा हुआ करेगी। अब वो 2 दिन कौन से होंगे, जैसे इसमें तो लिखा है सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। वो कई बार ये पीठासीन अधिकारी और ये बीएससी की इनकी ये लोग डिसाइड करेंगे मिलकर किस 2 दिन चर्चा होगी, और उन 2 दिन में डिसाइड होगा कि भैया ये मुद्दा उठेगा वहाँ पे आगे, उस पर क्या इसकी गति रहने वाली है आगे। और ये 2 दिन उठेगा और 2 घंटे, ध्यान रखना 2 घंटे तक चर्चा होगी। इसकी सामान्य अवधि क्या है, 2 घंटे तक की बात है। बाद में लगता है कि वैसे 2 घंटे पूरे, ऐसे नहीं 2 घंटे जैसे पूरे हो गए तो ठप कर दिया हो, सब लोग उठ के चले गए, आगे लग रहा है तो अध्यक्ष कहेंगे रुके, जब तक अध्यक्ष स्थगन नहीं करेंगे तब तक कोई उठ के जाएगा नहीं वहाँ से। तो यहाँ पर यही बात है कि सप्ताह में 2 दिन चलेगा, और 2 दिन चलेगा और 2 घंटे से 2 वर्ग ध्यान रख लेना। तो अब 2 दिन कौन से हो सकते हैं वो अलग बात है, वो अध्यक्ष के ऊपर रहेगा या पीठासीन अधिकारी जो बैठे होंगे उस टाइम उस पर रहेगा। 1953 में शुरू हुआ था सामान्यतः, ध्यान रख सकते हैं अगर रखना चाहें तो। ऐसी चर्चा 1953 में इस पर बात उठने लगी थी। तो ऐसे करके, और शुरुआत में वो आम चुनाव हुए थे, तो आम चुनाव के बाद ऐसे करके मुद्दा आने लगा। तो सप्ताह में 2 दिन कई बार ऐसा मुद्दा आ जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर सप्ताह में, मतलब सप्ताह में 2 दिन कोई ऐसा 2 घंटे की चर्चा होगी, ठीक है, या कोई भी ऐसा मुद्दा जो, क्योंकि यहाँ पर तो जो टाइम है यहाँ पर जो बाद में बचा हुआ है 2 बजे के बाद में, ये 2 बजे के बाद भोजन हो गया, तो 2 बजे के बाद में टाइम बचा है 6 बजे तक का, इन 4 घंटों में चर्चा तो होनी है। तो उसमें चर्चा पहले फिक्स होती है, लेकिन कि आज किस पे चर्चा होगी सब फिक्स रहता है, काम पहले संसद का बहुत दिनों से पहले। तो जो फिक्स रहता है उसमें कोई व्यवधान डालना है तो वो आपको अल्पकालीन चर्चा लानी है कि उठाना है, तो वो व्यवधान तो वो उसमें सप्ताह में 2 दिन ऐसे व्यवधान डाल सकते हैं कि चलो ऐसे करके, ऐसे काम रोक प्रस्ताव आता है, उसमें भी पूरा 10-15 दिन का उनको तैयार है कि हर दिन क्या क्या मुद्दा उठना है, क्या क्या चर्चा होगी। लेकिन फिर अगर बीच में कोई दिक्कत आ जाती है तो वो अल्पकालीन चर्चा ऐसे आ जाएगा या काम रोको प्रस्ताव आ जाएगा। तो वो जब ऐसे करके पूरी संसद की जो एक कार्रवाई चल रही है पूरी, उसको आप रोक के बीच में अपना काम ले आ रहे हो कोई नया, तो ध्यान रखना है, तो वो बहुत अविलंबनीय होना चाहिए, बहुत अर्जेंट होना चाहिए, तभी वो आएगा मुद्दा उठ के। वरना बीच में ऐसे उठने की अध्यक्ष अनुमति नहीं देंगे, महासचिव भी कहेंगे अध्यक्ष को कि भाई ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो ये लोग तो अच्छे जानकार रहेंगे उस चीज़ के, तो ये बताएंगे अध्यक्ष को, अध्यक्ष कह देंगे, फिर अध्यक्ष की अंतिम सहमति अध्यक्ष की होगी, क्योंकि नियमावली अध्यक्ष के हिसाब से चलेगी संसद की। और न्यायालय भी इसमें क्षेत्राधिकार नहीं कर सकता है, क्योंकि अंतिम निर्णय किसका है, अध्यक्ष का है। और न्यायालय भी नहीं कह सकता कि बाद में कोई कहते कि बाहर जाके कहते हमने ये मुद्दा उठाना चाहा और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, लेकिन अध्यक्ष ने मना कर दिया, केस कर दे, तो वही आपने पीछे देखा ही था, न्यायालय मना कर दिया कि हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर से मुद्दा, तो हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर है ये, तो हम इसमें डील नहीं करेंगे, ये अध्यक्ष का पूर्णतः अंतिम निर्णय अध्यक्ष डिसाइड करें। और फिर आपको पता चलता है अध्यक्ष कैसे पक्षपात हो जाते हैं कि किधर निष्पक्ष हैं, किधर झुक गए नहीं झुक गए, निष्पक्ष हैं या नहीं है, बल्कि पक्ष में हो जाते हैं किसी के और अपनी पार्टी के हो जाते हैं अमूमन। तो ये हो गया, हमने अल्पकालीन चर्चा भी समझ ली, ठीक। और बाकी हमने अध्यक्ष के सब रोल हमने आराम से पढ़ लिए, तो वो सब चीज़ें आप लोग पीछे भी एक बार देखते रहें कि अध्यक्ष किस प्रकार से बायस्ड हो जाते हैं, किस प्रकार से एक तरफ झुक जाते हैं। और अभी आपने देखा होगा जब ये पेपर लीक वाली बात चली थी तो संसद में जब बहस हो रही थी तो भी थोड़ा सा अध्यक्ष का रुख लगा कि अध्यक्ष इधर को झुके हुए मालूम पड़ना है अपनी पार्टी की तरफ, इधर को मालूम सीधे हाथ की तरफ पक्ष बैठता है उनके, और उल्टे हाथ की तरफ तो विपक्ष अमूमन बैठता है, तो पक्ष की तरफ थोड़ा सा झुके हुए मालूम पड़े कि उन्होंने बीच में पेपर लीक वाली बात करी। तो ऐसे करके अध्यक्ष को वैसे नहीं बोलना चाहिए, तो ये पद विवाद तो रहता है अपना अध्यक्ष का, हम लोग पीछे बात कर चुके क्या रहता है। तो ये आपको आधे घंटे की चर्चा, 2 घंटे की चर्चा, ये 2 घंटे की चर्चा को अल्पकालीन चर्चा ही बोलते हैं, समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में डालिए, अदरवाइज तो मेरे ख्याल से लगते नहीं होंगे जब विस्तार से हम लोग पढ़ रहे हैं। त्रिशंकु संसद क्या होता है ये समझ लेते हैं। दरअसल त्रिशंकु संसद क्या होता है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हंग पार्लियामेंट, ठीक है। हंग अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो हंग, यानी कि हंग मतलब आपको पता है ये लटका हुआ है, तो हंग पार्लियामेंट पढ़ के भी आप लोग समझ ही रहे होंगे कि लिखा हुआ है जब किसी भी दल को बहुमत प्राप्त ना हो तो ऐसी संसद को त्रिशंकु संसद कहते हैं। मतलब क्या, सीधे सी मतलब ये है कि त्रिशंकु संसद का मतलब है कि जब संसद में चुनाव हुए, मतलब चुनाव हो रहे हैं संसद के अंदर तो नहीं, मतलब बाहर जब आम चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें आपको पता है कि 540 सीटें हैं अभी लोकसभा में, तो उसमें आपको बहुमत चाहिए होता है, 273 चाहिए होता है अपनी सरकार बनाने के लिए। लेकिन किसी भी व्यक्ति, किसी भी दल के पास 273 नहीं आया, बहुमत नहीं आ पाया, तो सरकार नहीं बना पा रहा है। तो जब ऐसा होता है चुनाव में, जब किसी भी दल के पास, यानी जब चुनाव में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम संसद जो कहलाएगी वो त्रिशंकु कहलाएगी। त्रिशंकु यानी कि बीच में लटकी हुई, त्रिशंकु शब्द हम समझेंगे है क्या एक्चुअली, तो त्रिशंकु कहलाएगी यानी कि बीच में लटकी हुई। तो वो ना इधर की रही ना इधर की रही, चुनाव भी हो गए कि वो जीत के नहीं आया, अब क्या करें, फिर से चुनाव कराएं क्या, तो फिर से इतना खर्चा होगा, बहुत खर्चा होगा, तो बीच में लटक गए हम लोग। तो ऐसे करके क्या होता है फिर, जैसे अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फिर इसका जब त्रिशंकु बन जाता है मामला
कि पूरा इतने फेजेस में चुनाव हुए, इतने लंबे चुनाव होने के बाद, इतने फेजेस में कंडक्ट के चुनाव होने के बाद पता चला कोई पार्टी नहीं जीत पाई। बीजेपी नेशनल पार्टी है, बीजेपी है, आईएनसी है, ठीक है, ये बड़ी बड़ी पार्टियां, ये भी नहीं बहुमत लेके आ पाई, छोटी छोटी तो नहीं लेके आ पाई। तो ये भी जब कोई बहुमत नहीं ले पाई, बाकी अदर पार्टियां हैं प्लस अन्य पार्टी और हैं, तो ये जो पार्टीज़ हैं कोई जब बहुमत नहीं ले पाई, तो ये संसद तो लटक गई बीच में एक प्रकार से। सरकार बनानी थी और सरकार बन नहीं रही है। अब फिर से चुनाव कराए जाएंगे, फिर से देखेंगे कौन जीतेगा क्या, तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, फिर से खर्चा बहुत होता है, आपको पता है। तो इसीलिए अब जो लटक गई, तो अब क्या करेंगे, तो फिर ऐसे में गठबंधन की राजनीति को जन्म मिल जाता है, ठीक है, कि यानी कि ये बीजेपी किसी और अपने एनडीए, पूरा बीजेपी का अलायंस क्या कहलाता है, एनडीए कहलाता है, तो अब पार्टी को मिलकर ये एनडीए बन जाती है। आईएनसी पहले यूपीए कहलाती थी, यूपीए सरकार कहलाती थी आईएनसी पहले कांग्रेस से, लेकिन अब इनने एक नया अलायंस बना लिया था, इंडी अलायंस, ठीक है, तो इंडी अलायंस बना लिया था इन्होंने। तो ऐसे करके ये गठबंधन की राजनीति को जन्म दे देता है, फिर लोग मिलके, दल मिलके फिर सरकार बनाते हैं। बाकी राष्ट्र हम पीछे पड़ चुके हैं, गठबंधन की राजनीति वाला किस्सा पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति फिर उनको ऐसे, जो जिसके पास बहुमत होता है या फिर गठबंधन की राजनीति के जो नेता होता है, अब ये लोग चुन लेंगे, जब गठबंधन बनाएंगे, तो जैसे बीजेपी ने गठबंधन बना, एनडीए कहलाएगा इनका गठबंधन, तो एनडीए जो कहलाएगा उनके नेता बन गए मोदी जी, तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। तो इस समय 2024 वाला जो चुनाव हुआ, इस टाइम संसद कैसी है, त्रिशंकु संसद, ठीक है। अब क्योंकि अब तो बन गए प्रधानमंत्री, लेकिन इस टाइम जब चुनाव हुए थे तो त्रिशंकु कहलाएगी, यानी बीच में लटकी हुई संसद कहलाएगी। 2014 में और 2019 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था, बीजेपी गवर्नमेंट को। तो 2024 में और 2014 में त्रिशंकु संसद नहीं थी, हंग पार्लियामेंट नहीं थी, 2019 में भी नहीं थी, लेकिन 2024 के चुनाव में इस टाइम बीजेपी को भी पूरे वोट नहीं मिल पाए, 273 नहीं मिल पाए, 273 कि अपनी सरकार बना पाए, तो उन्होंने भी मिल बांट के सरकार बनाई है। तो इसलिए एनडीए की सरकार इस टाइम चल रही है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि बीजेपी की सरकार चल रही है, ठीक है। तो एनडीए की सरकार है। तो ऐसे ही 2014 से पहले वो यूपीए की सरकार थी, वो भी पूरे आईएनसी को अकेले बहुमत नहीं मिला था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, तो इसलिए वो पहले यूपीए की सरकार थी, तो वो भी त्रिशंकु संसद थी। 2014 से लेकर 19 तक अभी त्रिशंकु संसद नहीं थी, लेकिन अभी वर्तमान में त्रिशंकु संसद है, क्योंकि इस टाइम वर्तमान में क्या है, किसी को बहुमत ही नहीं प्राप्त है। ये बात समझ में आ रही होगी, तो आपको त्रिशंकु संसद यानी कि पूछे, इसलिए मैंने लिख दिया त्रिशंकु संसद क्या है, त्रिशंकु संसद इस टाइम त्रिशंकु चल रही है, ठीक है, क्योंकि किसी भी पास बहुमत नहीं है, सही। अब क्या है, इससे होता कैसे, परिणाम क्या है, राजनीतिक अस्थायित्व सामने आ जाता है, ठीक है। तो राजनीतिक अस्थायित्व का मतलब वही है, गठबंधन की राजनीति होगी, हमने पढ़ा था, गठबंधन की जब राजनीति होगी तो वो अपना अपना हित देखेंगे, जो गठबंधन जुड़ेंगे, दूसरा नेता अपना हित देखेगा, तीसरा नेता अपना हित देखेगा, और मंत्रालयों की मांग होगी, मांग खरीद फरोख्त होगी, हमें ये मंत्रालय चाहिए, वो मंत्रालय चाहिए, नहीं तो हम जा रहे हैं उनके पास, जा रहे हैं उनके संग सरकार बना लेंगे मिलके, है ना। हालांकि बीजेपी के पास एक बड़ा मतलब वो है वोट बैंक यहाँ पे, वो उनके पास ज़्यादा वोट है, तो बाकी जो पार्टीज आई तो उनके पास थोड़े थोड़े वोट, लेकिन फिर भी अगर मान लो कुछ लोग चले गए, आपको पता है चंद्रबाबू नायडू हैं, ठीक है, ये नीतीश कुमार अगर लोग चले गए इनके पास, तो बीजेपी की सरकार गिर जाएगी इस टाइम, बीजेपी की जो मतलब मेजरली तो बीजेपी इसमें काउंट में आएगी, तो सरकार गिर जाएगी, जो एनडीए की सरकार चल रही है। तो इसीलिए गठबंधन की राजनीति क्या होती है, राजनीतिक अस्थायित्व को जन्म देती है भी। तो राजनीतिक अस्थायित्व का मतलब है इस टाइम देश ठीक हाथों में नहीं चल रहा है, इस समय वैसे तो चल रहा है कि मोदी जी को नेता अपने लोग मान रहे हैं, ये लोग तो मोदी जी के भरोसा रखना, लेकिन अगर कल को मान लो मोदी जी जैसे एक छवि जैसे नेता नहीं रहे, तो गठबंधन फिर बिखरता हुआ नजर आता है। गठबंधन का मतलब जुड़े हुआ और एक नेता फिक्स हो, जैसे इंडिया अलायंस की यही तो मामला चल रहा था, इन लोग में यही बहस चल रही थी कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। बहुत सहमति के बाद में चलो मान लिया कि राहुल गांधी ही बनेंगे, लेकिन और मंत्रालयों में फिर बहुत मांग फरोख्त होती कि ये मंत्रालय हम लेंगे, ये वाला मंत्रालय हम लेंगे, ये वाला मंत्रालय हम देंगे भी नहीं किसी को, इसमें तो हमारे इतने बैठेंगे, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही थी। तो ये एक राजनीतिक अस्थायित्व बन जाता है, जो देश की जनता के लिए, देश के लिए सही नहीं होता है, ठीक है। और त्रिशंकु का मतलब क्या होता है कि मैंने बीच में लटका हुआ, जैसे इस शब्द त्रिशंकु क्यों ले लिया, तो त्रिशंकु शब्द ऐसे ले लिया कि एक मतलब जैसे हंग पार्लियामेंट, हंग का मतलब क्या होता है, हंग का मतलब होता है लटका हुआ, जैसे मैं इसको मिटा तो हंग का मतलब होता है बीच में लटका हुआ। तो त्रिशंकु का अगर मतलब सुनना चाहें तो आप लोग सुन ले, वैसे तो ये इतना लेक्चर हो गया। जैसे त्रिशंकु एक मतलब एक ऋषि हुए, ठीक है, एक राजा भी हुए, तो इनका जिक्र आपको बहुत बहुत जगह मिलेगा, जैसे पुराणों में भी इनका जिक्र मिलेगा त्रिशंकु का, और रामायण में जो बालकांड है, वाल्मीकि रामायण है उसमें बालकांड है, उसमें भी त्रिशंकु राजा है, उसमें राजा बन के उसमें जिक्र मिलेगा। उपनिषदों में भी जिक्र मिलेगा, उपनिषदों में एक उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद, अगर आपने सुना हो, जैसे अगर उपनिषद पढ़ने में आप रुचि रखते हैं तो जो बड़े बड़े जो बहुत फेमस उपनिषद हैं, जैसे ईशावास्य उपनिषद है, केनोपनिषद है ना, मुंडक उपनिषद है, ये जो उपनिषद है उनमें से एक तैत्तिरीय उपनिषद भी आता है, इसका नाम ये देखो अगर आप लोगों में रुचि है तो मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ तैत्तिरीय, क्योंकि मैं इसलिए ये बता रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए रुचि वगैरह क्यों, तैत्तिरीय उपनिषद, ठीक।
तो ये उपनिषद है, ये कृष्ण यजुर्वेदी जो शाखा है, ठीक है। तो कृष्ण यजुर्वेदी की ही एक मतलब शाखा बोली जाती है, उनकी 4 शाखा हैं, तो उसमें से एक शाखा ये बोली जाती है तैत्तिरीय उपनिषद। तो उसमें ये उपनिषद है, इसी में थोड़ा सा एक बार ऋषि त्रिशंकु का जिक्र इसमें भी मिलेगा, यानी 3 जगह मैंने बता दिया आपको, पुराणों में मिलेगा, ठीक। और रामायण जो वाल्मीकि रामायण है, रामायण कौन सी, वाल्मीकि रामायण के बालकांड में, ठीक। वाल्मीकि, बाल की छोटा हुआ ऐसे बनेगा, आप लोग को लिखा ये वाल्मीकि, ठीक। वाल्मीकि रामायण और क्या मैंने इसमें बालकांड है, ठीक। और वाल्मीकि रामायण के बाद आपको ये मैंने बताया तैत्तिरीय उपनिषद, यानी कि इसमें मिलेगा जिक्र। उसमें मैं ये बता रहा हूँ कि रुचि अगर रखते हो तो आप इसमें देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा उपनिषद है। और मैं ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि जैसे बड़े बड़े लोग जैसे इसलिए वरना हम लोग पीछे रह जाते हैं ना, हम लोग नहीं पढ़ते अपनी चीज़ें, अब सोचते हैं कि ये तो किसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई हैं, ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें बताऊँ आपको, एक व्यक्ति हैं पॉल ड्यूशन नाम के, ठीक है, इनका नाम बता, पॉल ड्यूशन, अगर आप लोगों ने बहुत लोगों ने सुना भी होगा, पॉल ड्यूशन हैं। और मैक्स मूलर का तो नाम सुना ही होगा, मैक्स मूलर, ठीक है। और जैसे मान ली स्टीफन फिलिप्स, स्टीफन एच फिलिप्स उनका पूरा नाम है, ठीक है, फिलिप्स। तो ये ऐसे ये देखो, ये सब फिलोसफर हैं जर्मन, जैसे पॉल ड्यूसन है, ठीक है, ये फिलोसफर हैं जर्मन के, ये कील विश्वविद्यालय है जो जर्मनी में, वहाँ पर ये फिलोसफी के प्रोफेसर हैं, थे मतलब रह चुके। और इन्होंने इसी तैत्तिरीय उपनिषद को पढ़ के क्या बुक लिखी है, वेद के 60 उपनिषद, 60 उपनिषद ऑफ वेदा, यानी कि वेद के 60 उपनिषद, इन्होंने उसमें बड़ा एक ठीक से लिखा है उसको। और इग्नी का जो सॉरी किन का, पॉल ड्यूसन का, और पॉल ड्यूसन का एक है द सेक्रेड ऐसे कर, वो तो उन्होंने लिखी है ये द फिलोसफी ऑफ द उपनिषद, द फिलोसफी ऑफ उपनिषद। ये इन्हीं को पढ़ के ऐसे लिखते हैं, मतलब ये लोग पढ़ते हैं और हम लोग जैसे रह जाते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, रुचि आप लोग रखें इसमें। और इसमें बहुत अच्छे से जिक्र किया गया, जैसे कैसे करके जो हम सांस की जो हमारी प्रक्रिया है लेने की, वो इसमें बहुत अच्छे से उपनिषद में समझाई गई है। जो भुव स्व ये जो हम बोलते हैं, तो इनका उच्चारण और इनको कैसे भू बोलते हुए सांस छोड़ते हैं, भुवा बोलते हुए सांस लेते हैं, स्व ये सांस छोड़ने और सांस लेने के बीच की स्थिति है। तो ऐसे करके बताते बताते साथ में ये इसकी सृष्टि की उत्पत्ति और उसको बहुत लॉजिकली तरीके से इन्होंने इसमें उपनिषद में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो ये लोग ऐसे पढ़ते हैं तो हम लोगों को भी एटलीस्ट पढ़ना चाहिए। तो पॉल ड्यूसन जर्मन के फिलोसफर हुए, मैक्स मूलर तो आप जानते हैं फिलियोलॉजिस्ट हैं ना, ओरिएंटलिस्ट हैं ये बहुत बड़े। तो इन्होंने इनकी भी एक बुक है, इन्होंने भी लिखी है द सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट, इसके बारे में तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में बताया इन्होंने, मैक्स मूलर ने, द सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट, ये भी जर्मन से रिलेट करते हैं। स्टीफन एच फिलिप्स, इन्होंने क्या है, इन्होंने लिखा है योग, कर्म और पुनर्जन्म, योग, कर्म और पुनर्जन्म, ठीक है, इन्होंने ये बताया। तो ये भी क्या है, ये भी जो टेक्सास यूनिवर्सिटी है उसमें ये फिलोसफी के प्रोफेसर और एशियन स्टडीज़ के फिलोसफर थे, तो ये स्टीफन एच फिलिप्स। तो ये लोग ऐसे और भी बहुत सारे नाम है, ए बेयर करके और भी बहुत सारे नाम, उन लोगों ने ऐसे, ये तैत्तिरीय उपनिषद इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि ये लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोगों को भी थोड़ा सा रुचि रखनी चाहिए। हालांकि अब इनका अनुवाद भी मिल जाता है, ठीक है, जिसको संस्कृत में रुचि नहीं है तो अनुवाद पढ़ ले हिंदी में, तो समझ ले, फैक्ट चेक कर ले थोड़ा और ठीक से पढ़ ले, तो बहुत चीज़ें हमें लॉजिकली पता लगेंगी। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ एक धर्म विशेष से आप जुड़ जाए, यहाँ पर क्या है, इसमें लॉजिक जो चीज़ें हैं, जैसे कैसे उत्पत्ति, इन लोगों ने इसको लिखा ना, वेद के 60 उपनिषद, पॉल ड्यूसन। आप इनके बारे में जानोगे तो आप पता लगे कितनी महान स्थिति, कहते हैं कील विश्वविद्यालय में इनका क्या योगदान है, तो आपको समझ में आएगा। तो इन लोगों ने ऐसे बात करी, तो ये चीज़ इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद एक जो, अगर आप मतलब महत्वपूर्ण उपनिषदों की सर्च मारेंगे तो उसमें से आपको तैत्तिरीय उपनिषद भी मिलेगा, जैसे ईशावास्य उपनिषद मिलेंगे, केनोपनिषद मिलेंगे, इन सब उपनिषदों के साथ में तैत्तिरीय उपनिषद का भी नाम जुड़ा हुआ आपको मिलेगा। तो ये हालांकि त्रिशंकु से निकला, तो त्रिशंकु ऋषि की तैत्तिरीय उपनिषद में भी जिक्र है, ठीक। इसमें हालांकि अलग बहुत अच्छा है, उसको पढ़ना कभी, मैं आपको अपनी तरफ से रिकमेंड कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से बताया गया। इसमें 3 खंड है अलग से। शिक्षावल्ली जो है ना, शिक्षावल्ली जो है, शिक्षावल्ली, फिर भृगुवल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली भी बोलते हैं कुछ लोग, आनंद वल्ली बोलते हैं उसे, ब्रह्मानंद वल्ली बोलते हैं। तो उसको 3 खंड में बांट रखा है, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। तो ये आप पढ़ोगे, शिक्षावल्ली में हो सकता है मिल जाए आपको त्रिशंकु ऋषि। शिक्षावल्ली में जो अनुवाक है यानी पाठ हैं तो बहुत अच्छे बारे में उसमें बातें लिखी हैं, तो कम से कम शिक्षावल्ली वाला आप पढ़ के देखें, बहुत रुचि आएगी अगर आपको, तो ये हो जाएगा। तो हम लोग त्रिशंकु की बात कर रहे थे, त्रिशंकु एक ऋषि हुए। अगर हम बात करें इसके हिसाब से, वाल्मीकि रामायण है तो उसके बालकांड के हिसाब से हम बात करें तो उसमें थोड़ी सी बस मैं हल्की सी कहानी बता दूँ, जिससे आपको त्रिशंकु संसद के बारे में समझ में आ जाएगा कि त्रिशंकु संसद एक्चुअली में क्या है। और उसमें बाकी बालकांड में पढ़ लेना, ये बालकांड में लगभग
58, 59, 60 ऐसा सर्ग पढ़ेंगे आपको, सर्ग होते हैं उसमें बटे हुए। तो 50, 58 सर्ग, 57, 58, 59, 60 में ऐसे आसपास उसके जिक्र है। तो इनके त्रिशंकु के बारे में जिक्र है। बाकी तो पूरे बालकांड में अलग जिक्र है, ठीक है, जिसमें गुरु वशिष्ठ हैं जो और जो विश्वामित्र गुरु हैं, उनकी जो प्रतिद्वंद्विता है बीच में, आपस में टकराव है ना, तो उनके बीच में उन्होंने बात, उसमें कहानी लिखी है रामायण में। तो उसमें ये बीच में इनकी प्रतिद्वंद्विता चलती है, विश्वामित्र की और वशिष्ठ की अभी बीच में चल रही है। वो इनसे लड़ रहे हैं, वो इनसे लड़ रहे हैं किसी वजह से। तो एक बार जब ये जो राजा है, कौन, इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं, त्रिशंकु राजा, तो त्रिशंकु राजा इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं और ठीक है, बहुत सत्यवादी हैं, जितेंद्रिय हैं बहुत भी। लेकिन इनकी एक बार इच्छा कर गई कि मैं सशरीर, ऐसे शरीर के साथ साथ मैं जाऊँ स्वर्ग में, तो मैं देखना चाहता हूँ स्वर्ग कैसा है। तो सशरीर के साथ ही स्वर्ग जाना चाह रहे थे। ये पहुँचे किनके पास, वशिष्ठ जी के पास, क्योंकि भाई उनके वही कुलगुरु बन के बैठे थे वहाँ पर। तो वशिष्ठ जी के पास पहुँचे। वशिष्ठ जी बहुत बड़े ज्ञाता माने जाते हैं, ठीक से। तो वशिष्ठ जी के पास पहुँचे कि ये यज्ञ कराएंगे और मुझे सशरीर, मतलब जिंदा ही जिंदा मुझे स्वर्ग भेज दे, मैं देख के आता हूँ, जिंदा जीते जी देख के आता हूँ स्वर्ग कैसा है। तो वशिष्ठ जी ने कह दिया कि ये असंभव है भाई, ऐसा नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति जीते जी नहीं जा पाएगा स्वर्ग, ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। प्रकृति का नियम है कि भाई आपको मरना, आपको मरेंगे तो स्वर्ग और नरक आपको जो भी है आपके कर्मों के हिसाब से बटा हुआ होगा वो मिलेगा। लेकिन इनको अपनी जिद पे अड़ गए थे, कौन, राजा त्रिशंकु। तो ये अपनी जिद पे जब अड़ गए थे तो फिर ये पहुँचे वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास। तो वशिष्ठ जी के पुत्रों के 100 पुत्र, ऐसे बताते हैं, वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों के पास ये पहुँचे। उन्होंने वशिष्ठ जी के पुत्रों से भी कहा कि आप मुझे, वशिष्ठ जी ने तो नकार दिया है और मुझे सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा है, तो आप कृपया वो यज्ञ कराने में मेरी सहायता करें आप लोग। तो पुत्रों ने तो और डांट डाल दी कि भाई जब मेरे पिताजी ने मना कर दिया, जब मेरे पिताजी ने ये कह दिया, एक प्रकार से जो वो हालांकि पिताजी से कहते वो ये कह रहे हैं, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े धाता ने जब ये कह दिया कि ये चीज़ असंभव है, तो हम तो उनके कैसे, उनके जो वचन है उसको कैसे टाल सकते हैं या उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो हम तो बिल्कुल नहीं करना। उन्होंने थोड़ा अपमान भी करा इनका, राजा का, बच्चों ने। तो फिर राजा ने कहा कि ठीक है, मैं फिर और किसी के पास देखूंगा, तो मैं, आप लोग नहीं कर रहे हैं। इनकी जिद अड़ गई थी। तो फिर पुत्रों ने कुछ श्राप भी दे दिया था कि तुम इनके वचन को टाल रहे हो, सब कर रहे हो। तो चांडाल का एक श्राप दे दिया कि तुम चांडाल बन जाओगे, ठीक है। तो चांडाल में आपको पता ही है, मतलब वही जो राख वाख सब लपेट ली, बस लपेट गई, उनके वस्त्र पूरे नीले हो गए, उनके शरीर नीला पड़ गया। तो राजा त्रिशंकु ऐसे फिर घूमने लगे। तो राजा त्रिशंकु ऐसे करते करते इनके जो प्रतिद्वंदी किनके, वशिष्ठ के, कौन, विश्वामित्र के पास पहुँच गए। विश्वामित्र के पास जब पहुंच गया तो विश्वामित्र ने फिर कहा कि बोल सुनिए जल्दी जल्दी, और फिर अच्छा कि तुम्हें सशरीर जाना, चलो मैं भेज दूंगा। मतलब थोड़ा वो भी ताव में आ गए और उन्होंने फिर कहा कि सब लोगों को इकट्ठा करो, सब अच्छे अच्छे ऋषि, इन्होंने अपने बेटों से कहा और अपने शिष्यों से कहा कि अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों को सबको बुला के लाओ जगत में से सबको, और जिसमें से इनके पुत्र भी थे, इनके पुत्रों को भी बुला के लाओ, ये यज्ञ कराने में मतलब सहायता करेंगे। तो विश्वामित्र की सहायता करेंगे, बहुत बहुत ऋषि मुनियों सबको बुलाया गया। उसमें से विश्वामित्र के पुत्र, वशिष्ठ के पुत्रों को बुलाया गया। तो ऐसे लंबी कहानी होते होते इनके ईगो पे बात आ गई थी एक प्रकार से विश्वामित्र के। तो इन्होंने एंड में कहा कि नहीं, मैं अब तुम्हें सशरीर भेज के रहूँगा। तो फिर इन्होंने राजा त्रिशंकु से कह दी कि तुम जाओ, और फिर सारे ऋषि मुनि नीचे खड़े थे, सबके सामने, मैंने शॉर्ट में आगे बढ़ा दी कहानी, तो सारे ऋषि मुनि खड़े थे, इनके सामने उड़ते हुए जा रहे हैं राजा त्रिशंकु ऊपर। अब जो आ रहा है संसद वाला मामला, आप समझो आप। तो ऊपर जब त्रिशंकु राजा जा रहे हैं हवा में, तो कहाँ जा रहे हैं, स्वर्ग में जा रहे हैं। अब स्वर्ग में जब ये जा रहे हैं राजा त्रिशंकु, तो स्वर्ग में जाते जाते अब यहाँ से मान लो ये उड़ के जा रहे हैं, राजा त्रिशंकु ये, ठीक है। अब यहाँ पहुँचा, यहाँ जो स्वर्ग है, इस स्वर्ग में बैठे होते हैं इंद्र, मेन गद्दी पे इंद्र बैठे हैं। इंद्र को लगा अपनी गद्दी का खतरा कि ये आ जाएंगे, सशरीर आ जाएंगे, और ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है एक प्रकार से, तो आना भी नहीं चाहिए। इन्होंने फिर अपने भाई एक तरीके से अपने बल लगाया। इन्होंने कहा कि तुम नीचे जाओ, बल्कि मुँह के बल ऐसे नीचे जाओ, ऐसे करके भेज दिया कि उसमें लिखा है रामायण में कि मुँह के बल नीचे भेज दिया ऐसे करके। तो वो इनको भेज जाए, और आगे कुछ जगह वर्णन में ऐसा मिलता है वहाँ जगह कि महादेव के पास गए, महादेव से कहा कि भैया सृष्टि के नियमों का उल्लंघन हुआ। तो महादेव ने कहा कि ठीक है चलो मैं इसे भेज रहा हूँ नीचे। तो ये अब इनका मुंह नीचे हो गया, ठीक है, यानी कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, ठीक। तो अब ये ऐसे आ रहे हैं, इन्होंने नीचे भेज दिया इसको, ये ऊपर भेज रहे हैं, तो ऐसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये राजा त्रिशंकु अब बीच में स्थिति बन गई इनकी। उधर विश्वामित्र को लग रहा है कि मेरा वचन कैसे टाल दिया जाएगा, कि मैंने अपना तपस्या में जितना फल पाया है उसका मेरा फल है कि मैं इनको ऊपर भेजूंगा, वो और इंद्र इनको नीचे भेज रहे हैं, क्योंकि आप सशरीर आ ही नहीं सकते, प्रकृति के नियमों का नहीं उल्लंघन नहीं कर सकते। तो इनकी स्थिति बन गई, इनकी जो राजा त्रिशंकु हुई है बीच में लटक गए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना जैसे संसद मामला, संसद ने चुनाव करवाए, संसद को जाना चाहिए था कि भाई हम पहुंच जाएंगे, यहाँ बनाएगी सरकार बनेगी हमारी, ठीक है, और सरकार बने कि हमारा ठीक से काम चलेगा, हमारा संसद की कार्रवाई बढ़िया कर चलेगी, पूर्णतः सरकार की। लेकिन चुनाव हुए, बीच में अटक गए सब पार्टी, कोई वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई।
उधर से वो संसद कह रही ना, संसद भगा रही तब तक आना मत, जब तक आप पूर्ण बहुमत मत लेके आओ। तो संसद नीचे भागा रही है कि जब तक तब तक मत आना जब तक पूर्ण बहुमत नहीं आए। और इधर से लोग कह रहे नहीं हम तो ऊपर आके रहेंगे, एक प्रकार से यहाँ जोर लगा रहे हैं कि हम तो ऊपर आके रहेंगे। तो ये संसद जब बीच में अटक गई, जो जनता ने वोट दिए, जनता ने हम तो भेज रहे हैं यहाँ से, और ये बीच में अटक गए पार्टीज। तो जब पार्टीज बीच में अटक गई, अब सरकार नहीं तो इसको बोलेंगे क्या, ये बीच में अटक गए राजा त्रिशंकु और बीच में अटक गई संसद। तो इसीलिए बोलने लगे थे त्रिशंकु संसद, इसलिए नाम लग दिया कि कहते हैं राजा त्रिशंकु आज भी लटके हुए हैं अभी, तो ये त्रिशंकु जो संसद भी आ गई। हालांकि ये गठबंधन बना के तो ऊपर चले गए, अब इनका कोई गठबंधन नहीं है तो ऊपर चले जाए, तो ये तो चले गए, लेकिन ये त्रिशंकु राजा वहाँ पर लटके हुए। फिर पता चला कि ऐसा उसमें वर्णन है आगे कि विश्वामित्र को लगता है कि बीच में है तो मैं अपना वचन तो नहीं टालूंगा। इनकी बातों से भी सहमत हो गए, इंद्र और देवताओं की बातों से सहमत हो गए कि आप लोग सही कह रहे हैं, प्रकृति का नियम इसमें भंग हो रहा है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, यहीं पे स्वर्ग बना देता हूँ, बीच में इन्हें स्वर्ग बना दिया। तो यहाँ पे एक नया स्वर्ग बना दिया, बीच में क्रिएट कर दिया, सारे नक्षत्र वगैरह सब देवता, और इनको इंद्र बनाने लगे कि तुम्हें मैं इस स्वर्ग का इंद्र बना दे रहा हूँ, तो ऐसे उपाधि दे दूंगा मैं, इंद्र की उपाधि। तो फिर बाद में इन लोगों ने कह दिया ठीक है आप कर लो वो सब चीज़, इंद्र को रहने दो, इंद्र एक ही रहने दो मुझे, और ये मेरे अधीन ही एक प्रकार से रहेंगे, मेरे आदेशों का पालन कर लें, बाकी सारे नक्षत्र और सब कुछ बना रहा है आप बना लो, और उनका सबका प्रकाश सब कुछ रहेगा, और ये स्वर्ग का एक तरीके से जीवन व्यतीत करेंगे यहाँ पर बीच में करें। तो ये अब फिलहाल बीच में ही है, स्वर्ग जो मेन स्वर्ग है वहाँ पे बीच में लटके हुए हैं। ऐसे कहानी उसमें वाल्मीकि रामायण बालकांड में है, तो वही बता रहा हूँ। बाकी ऐसे जो बीच में लटक गए, ऐसी संसद की यहाँ चुनाव करके वोट ने भेजा ऊपर आम जनता ने कि आप जाओ ऊपर, ये बीच में लटक गए कि पूरा ऊपर है नहीं, संसद करी तभी ऊपर आना जब आपको पूरा बहुमत मिल जाए, और इधर बहुमत है ही नहीं इनके पास, तो ये बीच में स्थिति बन गई, तो इसलिए इनको बोला गया त्रिशंकु संसद। समझ में आ गया होगा आई होप, मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ी कहानी बना दी आपको। और उसमें जैसे उपनिषद, लेकिन तैत्तिरीय उपनिषद, ऐसी चीज़ें आप ध्यान रखें, कभी समय निकाल के इन चीज़ों को इनको भी अध्ययन करें, और ये बहुत आपको रोचक विषय बनाएंगे, और आपको थोड़ा सा ज्ञान आपका बढ़ेगा, बौद्धिक क्षमता आपकी थोड़ी बढ़ेगी। और जो मैं कहता हूँ मेरे उद्देश्य में लिखा हुआ भी कि थोड़ा सा आप मस्तिष्क हमेशा मतलब जो मानसिक स्थिति में हमेशा युवा अवस्था फील करेंगे आप, भले ही आप शरीर से कैसे बढ़ते रहेंगे, मानसिक अवस्था से आप हमेशा युवा बने रहेंगे अगर ऐसी चीज़ों को पढ़ते रहेंगे। ठीक, किसी धर्म विशेष को जोड़ के मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, बस लॉजिक की बात बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिएगा।